नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, जैसा कि हमेशा की तरह हम अपने व्यूअर्स का कंफ्यूजन दूर करते हैं, तो एक बार फिर ममता जी से बातचीत करते हैं और हमारे दोस्तों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ममता जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है निधि। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहला लेटर जो हमें मिला है वो है स्मिता जी का। स्मिता जी जो है फिलहाल अभी जो इंदौर में मौसम चल रहा है उसे लेकर थोड़ी सी परेशान है। उनका कहना है कि वैसे तो इंदौर में इस बार ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ 2-4 दिन पहले स्मिता जी अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट जा रही थी सुबह सुबह, तो उन्हें बहुत घना कोहरा देखने को मिला रास्ते में। अब कोहरा इतना था कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि इतना कोहरे में एक तो साफ दिखाई नहीं देता और वैसे भी थोड़ी लाइट की कमी थी वहाँ पर। खैर, एक्सीडेंट होते होते बचा, ये अच्छी बात है। स्मिता जी ये जानना चाहती हैं कि जब ठंड इतनी नहीं है तो कोहरा इतना कैसे हो सकता है, और क्या ये सिर्फ इंदौर में ही है या दूसरे शहरों के हालात भी कुछ ऐसे ही है? नहीं, ये तो मौसम का एक बदलाव है जो हम सभी फेस कर रहे हैं। कोहरा होने का रिलेशन कोई बहुत ज़्यादा ठंड से नहीं होता है। एक्चुअली टेम्परेचर डाउन होता है तो कोहरा बनता ही बनता है जी। मैं सोच रही हूँ कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कोहरा होता क्या है। कोहरा जो होता है वो एक तरीके का, सच पूछे तो, बादल होता है जी। ये एक ऐसा बादल है जो बादल जैसा है जो कि अर्थ के या हमारी धरती के नीचे की सतह पर फ्लोटिंग रहता है। अक्सर बादल नहीं तो ऊपर रहते हैं जी। कोहरा थोड़ा नीचे की तरफ होता है और इसका कारण ये होता है कि इस कोहरे में जैसे नॉर्मल बादल में पानी की बूंदें होती हैं, वैसे कोहरे में भी पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन वो जमीन की सतह से लगी हुई बूंदों को इन्वॉल्व करता है अपने आप में जी। मतलब तालाब के ऊपर, नदी के ऊपर या फिर ओशंस के, महासमुद्र के ऊपर जो पानी की बूंदें डिपॉजिट होती हैं जी, उनको मिला के कोहरा बनता है। अक्सर बहुत ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़े महासमुद्र पे ही जाएं, घर के आसपास दलदल है या फिर कोई तालाब है जहाँ पानी के रिजर्वॉयर्स हैं, किसी भी जगह पे कोहरे को पानी मिल जाता है इतना कि वो अपना एग्जिस्टेंस बता सके। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कि कोहरे की कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं, खाली विजिबिलिटी जाती है, आपको दिखता नहीं है। 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस आपको दिखता है तो ड्राइविंग में जरूर बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोहरा बहुत नुकसानदायक चीज़ ऐसे नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जैसे जब तापमान कम होता है तो पानी या धरती की सतह का तापमान कम हो जाता है जी। तो ड्यू पॉइंट जो होता है जिसपे कि ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं, जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उसमें और नॉर्मल टेम्परेचर में जब डिफरेंस 2.5 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का डिफरेंस होता है तो अक्सर कोहरा बढ़ जाता है जी। तो कहीं ना कहीं ठंड पड़ने से आप रिलेट तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, कभी कभी उसके बिना भी बन जाता है, कभी कभी उसके वजह से भी बन जाता है, लेकिन कोहरे का रिश्ता पोल्यूशन से नहीं है। अगर ये किसी गलत फहमी में है तो मैं यहाँ इनको ये क्लियर करना चाहूँगी। वही आज जो इन्होंने मेंशन किया है कि ठंड से रिलेट कर रही है, ये ठंड इतनी नहीं है तो कोहरा इतना क्यों है? नहीं, पर ठंड नहीं है लेकिन टेम्परेचर रात में तो कम हो रहा है जी, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस तो नहीं है ड्यू पॉइंट और सराउंडिंग में, इसलिए ये बनना तो बिल्कुल वाजिब है, अच्छा साइन है ये। बल्कि मैं कहूँगी होता ये कि वायुमंडल में मौजूद जो पानी के कण होते हैं वो कण जो है पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बूंदों में कन्वर्ट होते हैं तो हमको दिखना शुरू होते हैं। जब तक वो पानी के कण वायुमंडल में है तब तक हमें दिखते नहीं है, तो हम सोचते हैं कि सब एटमॉस्फेयर क्लियर है, ड्राइनेस है जी। पर जब ये पानी की बूंदों में कन्वर्ट होके कंडेंस होके नीचे आ जाते हैं तो फिर हमको लगता है कि ये या तो बारिश एक फॉर्म है या फिर कोहरा दूसरा फॉर्म है जी। तो स्मिता जी, हमें उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा, लेकिन ममता जी ने अभी अभी जो जवाब दिया उसमें मुझे एक नया कंफ्यूजन हो गया है कि जैसे कि आपने कहा कि वायुमंडल में जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें मौजूद होती हैं, बट अगर देखें तो वायुमंडल में ऐसा हमें तो कुछ दिखता नहीं, वो दिखाई तो देती नहीं है, तो ये सब क्या है? हाँ, दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो कोहरे के फॉर्म में आ जाती है या बारिश के फॉर्म में आ जाती है तो हमें बड़ी एकदम से विजिबल हो जाती है। होता ये है कि जब धूप होती है तो धरती की सतह या पानी की सतह का तापमान काफी ज्यादा होता है, उसके आसपास के जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, वातावरण की जो सतह है, उसके कंपैरिजन में पानी की सतह का तापमान ज्यादा होता है जी।
तो पानी फटाफट इवेपोरेट होना शुरू होता है। ये जो पानी इवेपोरेट हुआ, ये पानी बाहर नहीं जा पाता और वहीं के वहीं वो कलेक्टेड रह जाता है एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में। अच्छा। तो जब रात को तापमान कम होता है तो जितनी जल्दी धरती की सतह का तापमान बढ़ा था उतनी ही जल्दी वो कम भी हो जाता है पानी की सतह का। तो जो पानी कलेक्ट हुआ था वो पानी सतह के आसपास ही जमा रह जाता है। पर जब टेम्परेचर कम होता है रात को तो वो हमको दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सवेरे सवेरे जो है आपको ये कोहरा ज्यादा दिखता है और कई जगह ओस की बूंदें कई जगह उसकी बूंदें दिखाई देती है। तो जब वेदर क्लियर होता है, जब ज्यादा क्लैरिटी है तो उसकी बूंदें ही है, पानी जो कंडेंस हुआ जी। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है तो वही चीज हमको कोहरे के फॉर्म में मिलती है। यानी फॉग जो है जिसे कोहरा कहते हैं उसे कहीं ना कहीं समझना काफी आसान है, इतना कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी एक जो नमी की जैसे आपने बात की कि वही पानी की बूंदें जमा होती है, तो क्या इसे ह्यूमिडिटी जिसे आर्द्रता कहते हैं उससे जोड़ा जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ निधि जैसे ये मॉर्निंग के समय की बात करी, कोहरे में जब हम घूमने जाते हैं या हम मूव करते हैं तो हमें ठंड नहीं लगती है। कभी आप इस चीज को एहसास करिए। जी। हमें कम उससे मतलब जो नॉर्मल ठंडक होती है उससे रिलेटिवली कम ठंड लगती है जी। तो सच पूछिए तो कोहरे में आपको एक बादल जो है वो ट्रैप हो चुका है। अच्छा। दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के बीच में, इसलिए उसमें उतनी ठंडक नहीं है, गर्मी ही है, लेकिन वो ट्रैप्ड एक बादल है जी, जिसमें हम मूव करते हैं। इसी वजह से वो विजिबिलिटी अपनी कम हो जाती है जी। और उसी से थोड़ी ना कहीं एक नमी बनी रहती है, एक आर्द्रता बनी रहती है। जी हाँ। तो ये आर्द्रता क्या है उस बारे में थोड़ा सा आर्द्रता होती है कि जैसे जो वायुमंडल है इसमें पानी के कण मौजूद होते हैं जी। ये पानी के कण जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ अगर वायुमंडल एक्स्ट्रा पानी के मॉलिक्यूल्स को, मतलब पानी के कणों को वो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता जी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब उसकी पूरी आर्द्रता रिलेटिव जो डेंसिटी है वो 100% हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो फिर वो फॉग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो कोहरा बन जाता है जी। तो देखिए जैसे नॉर्मली भी आप पानी में शक्कर घोलते हैं, घोलते चले जाइए, पर एक लिमिट के बाद आप पानी में जब शक्कर डालेंगे तो वो नीचे जमने लग जाएगी, वो घुलती नहीं है जी। क्योंकि पानी की एक फिक्स उस पर्टिकुलर तापमान पर एक फिक्स कैपेसिटी है जी। वही कुछ हमारे वायुमंडल का भी हाल होता है। जब एटमॉस्फेयर एक लेवल से ज्यादा पानी को अपने में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो जैसा पानी है वैसा का वैसे ही छोड़ देता है जी। ये आर्द्रता है। ओके। उस वजह से हमें आर्द्रता मिलती है। तो जब वो पानी को होल्ड करने में नाकामयाब है तो हमारे ऊपर छोड़ देता है हम उसको कैसे यूज करें, पर उससे एक फ्रेशनेस बनी रहती है। ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, आर्द्रता होना पानी में एक अच्छी बात, एटमॉस्फेयर में एक बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ये अच्छे वेदर का साइन है एक तरीके से मैं कहूँ तो। अगर कोहरा पड़ता है तो हमें खुश होना चाहिए कि प्रकृति आज भी हमारे साथ है जी। यानी कोहरा और आर्द्रता जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं इसका होना अच्छी बात है जैसा कि ममता जी ने कहा। तो लेकिन आर्द्रता वैसे तो हमको इतना कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम अपने डेली रूटीन में इतना ध्यान भी नहीं देते इन बातों पर, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि इनके फायदे क्या क्या है। नहीं, इसका कोहरे का तो कुछ एक हद तक मैं आपको कहूँ ये फायदा है कि ये पोल्यूशन को कम करता है। पोल्यूशन कम ऐसे करता है कि जो धरती की सतह से लगी हुई एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं इनमें जो पोल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर अगर पानी की बूंदें जम गई तो पानी वजन बढ़ जाता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती हैं और वो फिर हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होता चला जाता है। तो कोहरा होने से एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि हमारा एटमॉस्फेयर साफ हो रहा है और अच्छी बात है, प्रकृति हमारे साथ है जी। कभी कभी आपको बताऊं मैं कि डेजर्ट्स में यहाँ तक होता है कि मतलब बहुत गर्मी जब पड़ती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि पौधे वौधे मरने लगते हैं, जानवर मरने लगते हैं, तो वहाँ पे कोहरा होने से या आर्द्रता होने से कुछ पौधों को जीवन मिलता है। पानी की जरूरत होती है तो कोहरा जब पड़ता है सुबह सुबह उस कोहरे के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं जिससे कि जीवन का एहसास होता है जी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ विजिबिलिटी लेके हम परेशान हो। जी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि
अभी आपने बताया कि ह्यूमिडिटी, फॉग जो है ये बहुत अच्छी बातें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे स्मिता जी ने कहा था कि उन्हें इससे नुकसान हुआ है, तो एक तरफ नुकसान की बात हो रही है, एक तरफ फायदे की बात हो रही है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए, ये नुकसान इनका विजिबिलिटी की वजह से हुआ है जी। कोहरे का एक फॉर्म है जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, वो कहलाता है स्मॉग। इंग्लिश में उसको स्मॉग कहते हैं जी। हिंदी में हम उसको फिर कोहरा ही कहते हैं, साफ कोहरा, गंदा कोहरा, इस तरीके से हम बात करते हैं। स्मॉग जो है वो SMOG जो है वो SM उसमें आया स्मोक से जी। और FOG का OG आ गया। जी। तो मतलब स्मोक और फॉग है ना, मतलब धुआं और कोहरा जब मिल जाते हैं तो जो बनता है वो बहुत ज्यादा घातक होता है। ओके। वो चीज हमें हमेशा में ध्यान में रखनी है कि वो स्मॉग जो है वो गंदा धुआं है जो कि कोहरे के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपको काफी तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल। कुछ कोहरे ऐसे होते हैं जिनमें घुटन सी महसूस होती है, तो वो शायद स्मॉग होता है। वो स्मॉग होता है। उसमें होता ये है कि जो धरती की सतह से लगे हुए लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें ओजोन आ जाता है, ओजोन ट्रैप हो जाता है। आपको ध्यान होगा हमने पहले एक बार कभी बात की थी कि ओजोन वैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर आयोनोस्फीयर में होता है, ऊपरी सतह पे होता है, और वो बड़ा फायदेमंद है उस सतह पे क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट और कॉस्मिक रेज को आने से रोकता है, फिल्टर करता है, और ये जो रेज आती हैं हमें काफी नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो एक तरीके से O3 जो है या ओजोन जो है वो आयोनोस्फीयर में फायदा है, लेकिन यही O3 जब नीचे की सतह पे बनने लग जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। ये लोकल O3 जो बनता है, ये लोकल O3 असल में आपको मैं बता दूं कि जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, खासकर ये जो SUV गाड़ियां हैं जिनमें डीजल या केरोसिन से जो पेट्रोल ये चलाते हैं, ऑटो वाले आजकल ऑटो चलाते हैं जी। तो इन चीज़ों के जलने से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। साथ में जो हम घरों में पेंट करते हैं, पेंट से एमिशन होता है क्योंकि पेंट हायर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन है जी। ये हाइड्रोकार्बन्स एमिट होते रहते, गैसेस निकलती रहती हैं। जो वाष्पित होने वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथेनॉल है, ये भी हमेशा बाहर की तरफ निकलता रहेगा। तो इस तरीके के जो फ्यूल्स निकलते हैं ये सूर्य के प्रकाश में रिएक्ट कर जाते हैं जी। जब ये रिएक्ट करते हैं तो O3 बनता है, ओजोन बनता है। वो ओजोन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि वो ओजोन भारी है, वो ऊपर नहीं जाता जी। तो जो उसका मेन पर्पस था वो उसको सॉल्व नहीं करता। जब ओजोन आयोनोस्फीयर में है तो वो रेडिएशंस को कवर कर रहा है जी। लेकिन जब ओजोन हमारे पास है, एकदम लगा हुआ है, तो ओजोन में आपको बता दूं कि ये O3 फॉर्मूला लिखा जाता है इसका जी। O2 + O, ये जो एक एक्स्ट्रा O है, O2 तो एक मॉलिक्यूल है, ये जो एक एक्स्ट्रा O होता है ये एक छोटे बच्चे की तरह बदमाश होता है मतलब उसकी कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो किसी भी तरीके से मॉलिक्यूल बनने की कोशिश करता है, वो एटॉमिक है जी। तो जब वो मॉलिक्यूल बनना चाहेगा तो वो हर किसी चीज से रिएक्ट करता रहता है। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा, वो काफी खतरनाक, उसमें बहुत एनर्जी है जी। और ऐसी चीजें हमें हमेशा काफी नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो O3 बनता है इसका अटैक हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है जी। तो हमें चलिए ये तो समझ में आ ही गया कि स्मॉग एक और फॉर्म होता है कोहरे का जिसमें धुआं और जो है एक जो विजिबिलिटी है वो तो कम होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं फिजिकली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है उसके कारण। नहीं, उसका तो क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर काफी ज्यादा है। मैंने आपको कहा वो हवा में एक बदमाश बच्चे की तरह घूम रहा है जी, तो वो नुकसान तो पहुंचाता ही है। उसी वक्त अगर आप बाहर निकले हुए हैं तो डेफिनेटली आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्टेड हो जाएगा और वो आपको लगेगा जैसे आपको अस्थमा जैसा कुछ हो गया है जी। अब बिल्कुल सही कहा आपने, जो आपने वर्ड यूज किया अस्थमा, वैसी ही कुछ एक क्वेरी हमारे पास आई है, मैं आपको वही बताने जा रही थी। ये जो लेटर हमें लिखा है ये है राजेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और इसी के चलते उन्होंने ग्रुप बना रखा है जिसके साथ वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। इससे इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और पूरे दिन एक फ्रेशनेस बनी रहती है। शर्मा जी का एक पोता है विशाल। विशाल फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। अब शर्मा जी चाहते हैं कि विशाल भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाए और हेल्दी रहे,
लेकिन विशाल जो है वो जिम जाना प्रेफर करते हैं। उनका कहना है कि जिम जाने से भी उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। वैसे एक दो बार वो विशाल को लेकर गए हैं मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन जब भी वो गए हैं उसके बाद विशाल को खांसी की शिकायत हो जाती है जो पूरे दिन बनी रहती है। थोड़े वक्त तक खांसी की शिकायत उनको रहती है। अब शर्मा जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक तो अच्छी चीज़ है, सुबह सुबह फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन विशाल के साथ ऐसा क्यों होता है, ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन विशाल वैसे तो हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पर ये प्रॉब्लम उनकी समझ के बाहर है। हाँ, ये मैंने जैसे भी कहा कि स्मॉग में तो बहुत ज़्यादा अस्थमा का असर होता है जी। लेकिन अदरवाइज भी अस्थमा पॉल्यूशन का एक आउटकम है हमारे लिए। पहले हम अगर सांस लेने की प्रक्रिया को अगर ध्यान से समझे निधि, तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर लेते हैं, और लंग्स जो है उसको फिर हमारे जो आरबीसीज होते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक सेल पे पहुंचाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है जी। सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस लंग्स में पहुंच जाती है जी, और फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। यानी एक जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं इन बिटवीन इतनी प्रक्रिया हो चुकी होती है और ये हम कभी भी रियलाइज नहीं करते। जी। तो हम ऑक्सीजन को क्यों जीवनदायी मानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। ऑक्सीजन हमारे जो सेल है, सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो तरीके होते हैं, जो क्षमता होती है, वो उस प्रोसीजर में सेल लगता है, सेल को ऑक्सीजन लगता है। तो अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम एनर्जी नहीं बना सकते। जब हमारे में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम किसी काम के लायक बचेंगे ही नहीं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो चुका है जी। अब अगर आपका लंग्स इन्फेक्टेड है, अगर आपका लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ना तो वो उतना ऑक्सीजन ले पाएगा, ना वो उतना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर कर पाएगा और ना वापस कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली निकाल पाएगा। तो वो हमारे लिए, हम हमेशा थके हुए महसूस करते हैं जी। हमेशा हमें सांस खींचने में तकलीफ होती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिलेटेड है, इसीलिए लंग्स का साफ रहना, मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी इसके लिए रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि आपने अस्थमा की बात की या लंग इन्फेक्शन की बात की, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिनसे हम पहचान सके कि हमें ये प्रॉब्लम है? हाँ, अस्थमा के तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इंदौर में तो मैं देख रही हूँ कि हर तीसरे चौथे बंदे को अस्थमा है ही है। शायद यहाँ उसका एक मेन कारण जो है वो पोल्यूशन भी है, जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। और हम अपने कार्यक्रम के थ्रू अपने शहर वासियों को सचेत करना चाहेंगे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कि आप बीमारी मानना ही छोड़ चुके हैं मैक्सिमम लोग। इतना कैजुअली लेने लगे हैं कि खांसी आ रही, छींक आ रही, क्योंकि मेडिकेशन से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है जी। आपने जैसे नॉर्मल सिम्टम्स पूछे हैं, तो देखिए कई लोग जब सांस लेते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, वो एक अलग बात है, लंग्स पे जोर पड़ा है जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज भी कई लोग जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है, विस्लिंग जैसी कभी कभी आवाज आती है, या किसी भी तरीके की एक आवाज प्रोड्यूस होती है। कई लोगों के छाती में हमेशा जो है कफ भरा होता है, जब वो बोलते हैं तो क्लियरली बोल सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा लगता है नाक से बोल रहे हैं जैसे, आवाज वैसी आती है। कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा सांस खींचते रहेंगे, आपसे बात करते हुए भी जरा जरा सी देर में थक जाते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये भी अस्थमा की निशानी है। कुछ लोगों को अक्सर ही खांसी आती रहती है। खांसी आना अगर पीरियोडिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार दिन में उतनी नहीं आपको महसूस होगी, रात भर लोग खांसते हैं, सुबह के समय बढ़ जाती है जैसे ही सवेरा होता है, और फिर जब धूप निकलती है तो वो दब जाती है। अगर ये सिम्टम परसिस्टेंटली कई दिनों तक बना हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अस्थमा से रिलेटेड है। जी, तो ये कुछ छोटे छोटे से सिम्टम्स है, अगर इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी इसके कारण क्या होते हैं? जैसे एक तो पॉल्यूशन होता ही है, लेकिन पॉल्यूशन के अलावा भी क्या इसके कुछ रीजन होते हैं? जी हाँ नीति, पॉल्यूशन के अलावा भी इसके रीजंस हैं। देखिए, कुछ तो हद तक ये बीमारी हेरिडिटी से भी आती है। अगर आपके फादर मदर या आपके फैमिली में बड़ों को है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप में वो चीज़ आए। दूसरी बात है फूड एलर्जी।
फूड एलर्जी जब होती है हम लोगों को, बाहर खाना खाइए या घर में भी खाइए, पुराना रखा खाना ज़्यादा खाने से, कई लोग जो हैं घर की, खासकर हाउसवाइफ्स को मैं देखती हूँ, खाना समेटने में बहुत लगी रहती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है या फिर इतनी मेहनत की कमाई का ये खाना है, तो इसे बर्बाद ना किया जाए। मतलब वो वेस्ट होने के बचाने के लिए उसे बचा कर रखती है और फिर नेक्स्ट डे यूज करती हैं। अब बार बार आप उस खाने को गर्म कर रहे हो और उसके बाद उसको फ्रीज कर रहे हो, तो उस खाने में कोई तत्व सच पूछिए तो बचता नहीं है, और वो उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस जनरेट हो जाते हैं, उससे एलर्जी होना बहुत ही जल्दी पॉसिबल होता है। खासकर जो प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा होता है। ठंड के मौसम में नहीं, पर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी खराब होता है खाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और खाना खराब हो चुका होता है और आप उस गलत फहमी में उसे खा लेते हैं, या फिर घर से बाहर खाते हैं, तब भी फूड एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। फ्रूट्स अगर बहुत देर तक कटे रहे, सब्जियां अगर बहुत देर तक कटने के बाद रखे बने, तो एलर्जी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ब्रोंकाइटिस एक और कारण माना जा सकता है। ब्रोंकाइटिस मतलब खांसी, जो कुकुर खांसी जिसको कहा जाता है, जिसमें कि अंदर से घर घर सी आवाज आती है, आपके पूरे चेस्ट के लोअर पार्ट तक अफेक्टेड हो जाता है जी। वो खांसी भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत बड़ा रीजन है जी। अगर कंटिन्यूड बहुत दिनों तक ये खांसी रह गई तो आप डेफिनेटली अस्थमेटिक हो ही जाते हैं जी। क्योंकि खांसी के समय होता ये कि आप बड़ी जोर से सांस खींचते हैं खांसने के समय, तो जब आप सांस खींचते हैं तो आप बाहर का पॉल्यूशन लंग्स तक और भर लेते हैं, तो इस वजह से आपको अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक बहुत ही कॉमन सा कारण है निधि, जो अगर सब लोग समझ लें तो बहुत फायदा है, वो है धुआं, तम्बाकू का, मतलब सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग में हमेशा ही हम अलार्मिंग ये बात जो मानते हैं वो ये है कि न केवल जो स्मोक करता है वो इफेक्टेड होता है, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोग भी उतना ही इफेक्टेड होते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग एक मेन कारण है अस्थमा का, जो व्यक्ति कर रहा है उसके लिए भी, जो उनके साथ जी रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली धुएं में है। और आपको मैं बता दूं, जैसे कुछ ना कुछ तो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स हैं ही हैं। अब स्मोक लगातार निकलेगा, कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली उस एटमॉस्फेयर में स्मॉग बन रहा है। हमने अभी डिस्कस किया कि स्मोक काफी हार्मफुल है जी, बिल्कुल। तो जब स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके घर के अंदर स्मॉग हमेशा होता है। उनके घर में आप स्मॉग की प्रेजेंस इतनी ज्यादा होती है, आपको बता दूं कि जो पेट्स होते हैं वो पेट्स तक उससे अफेक्टेड होने लग जाते हैं जी। फिर अगर कोई बेबी प्रीमेच्योर बॉर्न होता है, जिसको कि बर्थ के साथ ही हमको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा हो जी, तो उसमें भी अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके इनिशियली काफ़ी कमज़ोरी रही है जी। काफ़ी पहले वो दुनिया में आ गया, तो उसने जो वो इनिशियल डेज स्ट्रगल करे हैं उसमें वो पॉल्यूट हो चुका होता है, और तो वो जो एक वीकनेस बन जाती है वो परमानेंट हो जाती है। ऐसे ही जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं उनके लिए भी वही केस है, और जिनका वेट कम होता है बॉर्न होने के समय, उन बच्चों में भी अस्थमा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है जी, बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे से बेसिक रीजंस हैं जिनके कारण अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। लेकिन कई लोगों में मैंने देखा है, खासकर कि जो थोड़े से ज़्यादा एज के हो जाते हैं, उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम थोड़ी हायर लेवल की हो जाती है। तो ये बेसिक रीजंस तो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन फिर ये इन्फेक्शन या अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है वो बढ़ कैसे जाती है? एक तो निधि पॉल्यूशन, जैसे मैं एक रीजन बता रही हूँ, जितने डस्ट पार्टिकल सराउंडिंग में होंगे उतना ही ज़्यादा आप जब सांस खींचते हो तो आपकी जो एयर पाइप होती है या रेस्पिरेटरी पाइप है उसमें इन्फेक्शन बढ़ता है, उसमें एक सूजन आ जाती है जी। वो स्वेलिंग आने से क्या होता है, जैसे पाइप है, पाइप में अगर और स्वेलिंग आ गई तो उसका जो एक्सपोजर है वो और कम हो गया ना जी, डायमीटर जिसमें से हवा जा सकती है। तो जितनी आप खांसी करते हो या जितना आप तकलीफ में होते हो उतना ही ज़्यादा वो डायमीटर कम होते जाता है और आपकी तकलीफ इनफैक्ट बढ़ती ही चली जाती है। दूसरा एक जो मेन, ये तो मैं आपको एक सिम्टम बता रही हूँ, बाकी एलर्जीज होने से बढ़ता है अस्थमा। कई लोगों को एलर्जी, तो पॉलन एलर्जी होती है, किसी किसी स्पेशल सीजन में जब सीजन बदलता है तो खांसी शुरू हो जाती है, किसी किसी को फर से,
हाँ, कुछ पर्टिकुलर टिपिकल चीजों से, कॉटन से एलर्जी होती है किसी कुछ लोगों को, किसी टाइप के कपड़े से, किसी हाँ, टाइप के फूल से तो एलर्जी, एलर्जीज भी अस्थमा बहुत जनरेट करती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जब कुछ दवाएं लेते हैं तो उनको उससे भी अस्थमेटिक एलर्जी हो जाती है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, अगर आप ऐसा खाना लॉन्ग टर्म तक खाते हो तो प्रिजर्वेटिव्स में सल्फाइड्स होते हैं बेसिकली, जो कि काफ़ी नुकसान करते हैं आपको। तो प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाने वालों को भी अस्थमा ज़्यादा होता है, वेदर चेंज में अस्थमा होता है। ये सब नॉर्मल रीजंस हैं अस्थमा होने के। तो अब जो कि ममता जी ने हमें ये बताया कि अस्थमा की प्रॉब्लम होती कैसे है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीजंस हैं, तो एज यूजुअल अब इसे अवॉइड करने के तरीके भी वही बताएंगी। तो आप इन शॉर्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसे अस्थमा को या जो पॉल्यूशन है, खैर हम उसे तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को सेफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अस्थमा से स्पेशली अगर आपको बचना है तो आप दो चीज़ें तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। एक तो आप सीलन वाली जगह पे रहना अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि आपका घर ऐसे हो कि सब कमरों में हवा और धूप पर्याप्त हो, ड्राइनेस हो। तो अगर सीलन नहीं होगी तो आप अस्थमा से काफ़ी सेफ रह सकते हैं। दीवालों पर पेंट, मैंने जैसे आपको हमेशा ही कहा कि आप नॉर्मल पेंट्स यूज़ करिए, ऑर्गेनिक पेंट्स यूज़ मत करिए। उस वजह से जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो हमेशा ही काफ़ी हार्मफुल होते हैं। योगा करिए, जो कि सबसे बड़ा एक हेल्पिंग हैंड है। योगा में भी अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइज है जो कि सांस को लेके है, खूब देर तक आप सांस को खींच के अंदर रोकिए और बहुत धीरे धीरे अगर उसको छोड़ते हैं तो आप एक तरीके से अपने लंग्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो लंग्स की एक्सरसाइज होना मतलब लंग्स आपका स्ट्रांग हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका नॉर्मल बना रहेगा। कभी मान लीजिए किसी केस में आपको बहुत ज़्यादा अटैक आता है, अस्थमेटिक अटैक या किसी को आया हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके चेहरे पे पानी छिड़किए। पानी छिड़कने से उसे तुरंत ऑक्सीजन मिलती है, तो उसके लंग्स को भी फायदा होता है। और क्योंकि खांसते समय या खांसते हुए गले में खराश सी हो जाती है, गले में एक ड्राइनेस आ जाती है, तो अगर आप पानी छिड़कते हैं हल्का सा तो वो मॉइस्ट होता है और वो आपको फायदा करता है वो चीज़। एरोबिक्स करिए, साइकिलिंग करिए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आपको अस्थमा से बचना है तो आप गाना गाइए, गाना सीखिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सिंगिंग लंग्स के लिए। सिंगिंग और जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बांसुरी है और जो मुंह से बजाते हैं जिसमें फूंक मारी जाती है, माउथ ऑर्गन है, हाँ, इस टाइप की चीज़ें अगर आप बजाएंगे तो आपकी लंग्स को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। यानी जिन्हें सिंगिंग और म्यूजिक का शौक है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है, और वो थोड़ा कॉन्शियस भी हो जाते हैं खांसने को लेके, तो डेफिनेटली वो बहुत ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल। एक सिंपल सी और सी बात जो कर सकते हैं कि जो आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे करने के बजाय अगर आप एक ऊंचाई पे करते हैं तो अस्थमा में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मतलब छत पे जाके एक्सरसाइज करिए बजाय इसकी कि ग्राउंड में करें जी। या फिर हिली एरियाज में, हिल स्टेशंस पर जब आप जाते हैं तब करिए। तो होता ही है कि आपके लंग्स को, मेन बात है कि लंग्स की पावर बढ़ानी है जी। लंग्स की पावर अगर नॉर्मल रहेगी तो आप हमेशा अस्थमा से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना फॉग और स्मॉग के बारे में, साथ ही साथ अस्थमा क्यों होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है ये भी हमने जाना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।